मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट फाउंडेशन के वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। और पिछली 3 वीडियोस जो फोर्कलिफ्ट के ऊपर थी उनका बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स आप लोगों ने हमें दिया है, तो उसके लिए एक बार बिग थैंक यू। तो चलिए, आज हमारे बीच में है विवेक गौतम साहब एक बार फिर से। आज के हम वीडियो में ना सिर्फ यहां बात करेंगे बल्कि हम अपने फील्ड के भी फोर्कलिफ्ट के कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे, जिसमें विवेक साहब फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं और फोर्कलिफ्ट का ऑपरेशन किस तरह से होता है वो सारी चीजें भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। लेकिन आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करना चाहते हैं, वो है फोर्कलिफ्ट इंडस्ट्री के अंदर कैरियर्स क्या हैं, किस किस तरह के कैरियर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग में क्या कैरियर्स हैं, सेल्स में क्या कैरियर्स हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेशंस में किस तरह के कैरियर्स हैं, कौन कौन से टॉप एम्प्लॉयर्स हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इसकी ट्रेनिंग कहां से लेनी है और इसमें आप कितना पैसा तक अलग अलग कैरियर में कमा सकते हैं। तो विवेक जी, आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां पर आके हमारे हजारों दर्शकों के लिए ये 32 साल का अपना जो ज्ञान का भंडार है वो यहां दे रहे हैं। तो चलिए, आप हमें ये बताइए कि जो फोर्कलिफ्ट इंडस्ट्री है इसमें किस किस तरह के कैरियर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं अगर फोर्कलिफ्ट इंडस्ट्री की, तो स्टार्टिंग जब सपोज करो कोई मशीन बननी होती है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से होती है, R&D से। बिल्कुल। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं आप तो प्रोडक्शन से। फिर आपका स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, फिर आपका सर्विस मैनेजमेंट, फिर आपका सेल्स मैनेजमेंट। तो इतने सारे करीब 5-6 वर्टिकल हैं जिसमें हम फोर्कलिफ्ट इंडस्ट्री में अच्छे जॉब्स हैं। ओके। पर अब एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि ये जो जॉब है, जो फोर्कलिफ्ट इंडस्ट्री में अगर मैं बात करता हूँ, चाहे वो सर्विस इंजीनियर का जॉब हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जॉब हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट में जॉब हो, चाहे सेल्स मार्केटिंग में जॉब हो, वो सारे जॉब जो है व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है। अच्छा जी, ये सारे ब्लू कॉलर जॉब्स है। ओके। क्योंकि इसमें आपको अगर इंजीनियरिंग में आदमी काम करता है तो उसको बार बार प्लांट में जाना पड़ेगा, अपनी इंजीनियरिंग को देखना पड़ेगा, फेलियर्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा, दोबारा फेल ना हो उसके लिए उसको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ओके। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में उस आदमी को किसी भी चीज में, अब मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि आपको बहुत सारी चीजों को जोड़ना है, जो भी 10-20 आइटम है, तो उनको अच्छी तरह से इंस्टॉल करना आना चाहिए लोगों को, उनको जोड़ना आना चाहिए। अब बात आई आपकी प्रोडक्शन भी हो गया, प्रोडक्शन में भी बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है, खासकर भारतीय कंपनी जितनी भी हैं, गोदरेज है, एस है, कियोन है, ये जो प्रोडक्शन करते हैं वो आज भी मैनुअल प्रोडक्शन है। अच्छा, ये ऑटोमेशन नहीं हुआ है इसमें। अच्छा, मतलब इसकी कोई असेंबली लाइन नहीं है जिसपे एक तरफ से पार्ट्स चल रहे हैं और मशीन बनके निकल रही है? मैनुअल होता है सारा काम। अच्छा, असेंबली लाइन तो होती है पर वो एक जस्ट रेलिंग है, रेलिंग पे आगे धक्का मारते रहो, ऑटोमेटिक नहीं है। हाँ। तो ये अगर आप देखो इंटरनेशनल जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको देखो तो उनके यहाँ सारा ऑटोमेशन हो चुका है। अब रही बात सर्विस की, तो सर्विस में लोगों के लिए अच्छे कैरियर्स हैं, क्योंकि जितनी मशीनें भारतीय मशीनें बनती हैं उनमें थोड़ी बहुत कमियां तो रह ही जाती हैं, क्योंकि वर्क फोर्स भी उस तरह से डिजाइंड नहीं है कि वो इतना कैपेबल नहीं है कि चीजों को ठीक से असेंबल कर पाए। कुछ न कुछ कमी रही जाती है जब मैनुअल प्रोसेस में आप जाएंगे। ओके। तो सर्विस इंजीनियर का बड़ा रोल है, क्योंकि उसको मार्केट में भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो सर्विस इंजीनियर की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। और आजकल क्या हो गया है कि ब्लू कॉलर जॉब में लोग कम जाना पसंद कर रहे हैं, ज्यादातर लोग व्हाइट कॉलर में जाना पसंद करते हैं। और ये जो जॉब है, ये जो स्ट्रीम है, ये पूरी ब्लू कॉलर है, ये व्हाइट कॉलर नहीं है। व्हाइट कॉलर नहीं ना। अच्छा, इसके अंदर टॉप एम्प्लॉयर्स कौन से हैं जो लोगों को यहाँ नौकरियां आज की तारीख में दे रहे हैं? अगर आप भारतीय परिवेश में देखें तो गोदरेज है, कियोन है, एस है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दिया है। फिर जब दूसरी जो इंपोर्टेड कंपनी आती है, फिर टोयोटा है, जोहेंड्रिच है, लिंडे है, डूसान है, हुंडई है, मित्सुबिशी है, हंचा है, हेली है, और बहुत सारे हायरर हैं। ऐसे लोकल लेवल पे करीब इस तरह से 100 आदमी हैं रीजन वाइज। तो इसमें जॉब की बड़ी अच्छी संभावना है, पर जो आदमी है जो सर्विस में अगर जॉब चाहिए तो उसको फोर्कलिफ्ट के
इन एंड आउट सारा मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ से जानना शुरू करते हैं कि जो फोर्कलिफ्ट इंडस्ट्री है इसमें एंट्री करने के लिए इंजीनियरिंग लेवल पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, ऑपरेटर लेवल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और क्या फोर्कलिफ्ट के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स भी होते हैं क्या? बेसिकली फोर्कलिफ्ट के लिए जो ऑपरेशन में अगर आप बात करोगे ऑपरेटर के लिए तो 10th और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप बात करते हो प्रोडक्शन में फिटर और मैकेनिक्स के लिए तो उनके लिए कम से कम 10th पास हो, या ITI में कोई भी फिटर का या डीजल मैकेनिक का या मोटर मैकेनिक के बहुत सारे ITI में कोर्स हैं वो। ये तो एक जनरल प्रोडक्शन लेवल पे बात कर रहा हूँ। सर्विस में भी कम से कम ITI या डिप्लोमा हो। ओके। सेल्स में भी कम से कम आदमी ITI और डिप्लोमा जो कि प्रोडक्ट को पूरा जान सके, क्योंकि सेल्स में प्रोडक्ट को जानना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो कस्टमर के सामने जब कस्टमर के सवाल आएंगे कोर्स के भी और आउट ऑफ द सिलेबस भी, तो वो सवालों के जवाब देना आना चाहिए उस आदमी को। बिल्कुल। सिलेबस तो कोई दिक्कत नहीं है, आदमी पढ़ के चला जाएगा, आउट ऑफ द सिलेबस भी आना चाहिए। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं। अगर R&D की बात करो तो R&D में आदमी डिप्लोमा हो, बीटेक हो, उसको डिजाइनिंग करना आना चाहिए। सेल्स में आदमी डिप्लोमा हो, बीटेक हो, उसको प्रोडक्ट का सब पता होना चाहिए इन एंड आउट। और तीसरा जब सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस में भी ITI, डिप्लोमा और बीटेक तक की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए, मिनिमम ITI तो हो। और दूसरा क्या है कि अब जो आपका मशीनें आ रही हैं ये सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, सारी लिथियम आयन बेस्ड, तो इसमें बेसिकली कम से कम बीटेक या डिप्लोमा आदमी होना चाहिए जिससे कि वो सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेट कर सके। ओके। क्योंकि अब मैकेनिक का या मैनुअल काम बंद हो गए, अब तो जब तक लैपटॉप नहीं लगेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि इसमें खराबी क्या है, एरर कोड क्या है। अच्छा। तो उस आदमी को एरर कोड पढ़ने आने चाहिए। ओहो। तो मतलब कि अब जो है, जो आप ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज भी जो है, जो शुरू में आपने बात की थी, तो ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज में हमको एजुकेटेड एम्प्लॉइज चाहिए। हम अनएजुकेटेड एम्प्लॉइज के साथ इस फोर्कलिफ्ट इंडस्ट्री में आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। नहीं। अच्छा, जो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है, क्या इसकी ऑपरेशंस की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, और अगर कोई ऑन साइट ट्रेनिंग भी होती है तो कितना टाइम लग जाएगा एक अच्छा फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर बनने में? बेसिकली इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बॉम्बे में भी एक फोर्कलिफ्ट ड्राइवर इंस्टीट्यूट, और लोकल लेवल पे भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनके हायरिंग के काम है तो वो अपने यहाँ ही ट्रेनिंग देते हैं। जैसे रेणुका डीजल है पुणे में, वो अपने यहाँ ऑपरेटर खुद तैयार करता है, इंडस्ट्री को भी देता है और अपने लिए भी यूज करता है। वेरी गुड। एक उड़ीसा में अशोक लीलैंड का और गवर्नमेंट का, उड़ीसा सरकार का बालासोर में एक इंस्टीट्यूट है, वहां भी लोग ऑपरेटर्स के लिए ट्रेनिंग देते हैं और उनको तैयार करते हैं इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आपका सवाल था कि कितने दिन में एक ऑपरेटर ट्रेंड हो जाता है, तो ये थोड़ा सा जो आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर या बड़े ट्रक ट्रेलर हैं या अर्थ मूविंग मशीनरी है, इसकी ड्राइविंग बाकी सबसे थोड़ी फर्क है। ओके। क्योंकि इसमें जो ड्राइविंग है वो रियर व्हील में है। अच्छा। तो उसका चलाना बैलेंसिंग आना चाहिए। हाँ, मतलब इसमें ज्यादा मुझे लगता है कि इसमें स्पीड से ज्यादा प्रिसाइज कितना है वो मैटर करता है। राइट। अब इसमें क्या है कि ये मशीन जो बनी है वो लोड को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करने के लिए इसका वो हुआ है, पैलेटाइज लोड। तो इसमें जो आपने बोली, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक्यूरेसी चाहिए। सामान को उठाने के लिए, रखने के लिए, पहुंचाने के लिए, वो एक्यूरेसी 15 से 20 दिन में आदमी को आ जाती है। अच्छा, जो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर है उसका मतलब हार्ड वर्क कितना है? क्या ये बहुत हार्ड वर्क का काम है कि उसके गियर्स चेंज वगैरह करना, ये सब हार्ड वर्क ज्यादा है या स्मार्ट वर्क ज्यादा है? बेसिकली अब गियर वगैरह पुराने जमाने में जैसे मैकेनिकल होती थी चीजें तो आदमी के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता था गियर बदलने में। अभी तो सब इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन है, सब थंब रूल के हिसाब से चलती है। मतलब सही मायने में ये ब्लू कॉलर जॉब होते हुए भी अब ये उतना ज्यादा लोड उठाने वाला, मेहनत, मसल पावर का गेम नहीं है। बस उसको सीट पे बैठे रहना है, वही मेहनत है, बस वही उसकी मेहनत है। उसको ध्यान से काम करना है। प्लांट में जा रहा है तो ऐसा ना हो कि एक सामान को रखने जा रहा है और 4 सामान को गिराते हुए चला जाए। वो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, वो फोर्कलिफ्ट के फोर्क उन्होंने जो है गलत जगह पर इसमें बेसिकली क्या है ना, ऑपरेटर के लिए अलर्टनेस और उसमें थोड़ा सा सिविक सेंस होना चाहिए। सिविक सेंस होना चाहिए और एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तो सीट बेल्ट प्रॉपर लगनी चाहिए। और ये कितने % रह जाती है जब आप इसको चार्जिंग पे लेके जाते हैं? 20%। इसमें चलाने में कोई तकलीफ आती है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है।
और कोई गर्मी वगैरह तो पैदा नहीं होती, कोई ओवर हीट तो नहीं होती। ठीक। और ब्रेकिंग सिस्टम बढ़िया काम करता है, सब बढ़िया काम। ब्रेक सब कोई दिक्कत नहीं। एक्सीलेटर में स्पीड कितनी कर रखी है आपने? की स्पीड है 15, फुल स्पीड है ना? फुल स्पीड है इसकी। ओके। और बाकी हवा पानी रोज करते हैं आप। और कभी इसमें ब्रेक डाउन आया है पिछले कुछ टाइम में? नहीं। सर्विस करने वाला लड़का कितने टाइम पे आता है? भी आया था 2-4 दिन में। वो पूरा करके जाता है सब? पूरा करके जाता। हवा हुआ सब कंट्रोलर वगैरह में सब? हाँ, करके गए। अब और कोई बात बताना चाहते हैं इस दस्ते के बारे में? बढ़िया गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, कोई तकलीफ नहीं होती। 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और फिर कितना चलती है? 10 घंटे चलती है। बहुत बेहतरीन। चलिए अब आखिरी सवाल की बात करते हैं कि चलिए फोर्कलिफ्ट का कैरियर अपनाया तो जाए, इसमें पैसे क्या हैं? किस किस अलग अलग लेवल पे, अलग अलग एक्सपीरियंस लेवल पे क्या पैसे हैं और लोग इसमें कहां तक जा सकते हैं? जी मैं बताता हूँ आपको, उसी विषय पे आते हैं। अगर सपोज करो कोई आदमी इंजीनियरिंग में डिजाइन डिपार्टमेंट से शुरू करता है, क्योंकि मैं डिजाइन को ही पहला डिपार्टमेंट मानता हूँ, तो इन एंट्री लेवल पे कम से कम 3 से 5 लाख तक का पैकेज है। अच्छा। और अगर 5 से 7 साल का अनुभव हो जाए तो पैकेज जो है 10 लाख तक भी हो सकता है, 10 से 12। और 10 से 12 साल का अगर अनुभव हो जाए तो पैकेज 15 से 20 तक भी हो सकता है। हाँ जी। और अगर डिजाइन में कोई बड़ा ग्रुप है तो वहाँ पैकेज कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, 35 लाख से ऊपर भी हो सकता है। डिपेंड करता है वो कंपनी का पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। ये उस पर डिपेंड करता है, कंपनी का साइज कितना बड़ा है, कंपनी का टर्नओवर कितना बड़ा है, उस पे है। दूसरा, जब आप आते हैं सेल्स में, ये तो डिजाइन की बात हो गई। अब आए सेल्स में एंट्री लेवल जो जॉब है सेल्स वालों की, क्वालिफिकेशन में पहले ही बता चुका हूँ, तो कम से कम स्टार्टिंग 3 लाख से शुरू हो जाती है। अच्छा, वेरी गुड। 3 से 5 लाख बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए। और अगर किसी आदमी का 5 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है तो उसको 10 लाख रुपए तक भी मिलते हैं। और जो 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, 15 साल, वो 18-20 तक भी जाता है। और जो और भी ऊपर हैं, जैसे रीजनल हेड बन गए या इंडिया के सेल्स हेड बन गए, तो उनकी सैलरी 30 लाख प्लस भी जाती है। 30 लाख प्लस भी जाती है, वेरी गुड। और जैसे सपोज करो सीईओ वगैरह जितने भी हैं इन कंपनी में जो इसका बिजनेस रन करते हैं, वो सब 1 करोड़ से ऊपर। वो तो देखिए एकदम, वो तो गेम ही अलग है। हाँ। अब बात आती है आपकी सर्विस में। सर्विस में भी 3 से 5 लाख से कैरियर शुरू हो जाता है। डिप्लोमा, ITI, डिप्लोमा, एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा पैकेज में थोड़ा बहुत फर्क रहेगा। बाकी 2.5 से 3 लाख से कैरियर शुरू हो जाता है स्टार्टिंग। और इसमें भी जब सर्विस इंजीनियर होगा, 8 से 10 साल का अनुभव होगा, तो 8-10 लाख रुपए भी मिल जाते हैं। और जब उसका अनुभव 10 साल से 15 साल होगा तो वो आराम से 15 से 20 लाख रुपए तक का वो है। और जब वो नेशनल सर्विस हेड वगैरह भी कहीं बन गया तो वो फिर 25 से 30 लाख के ऊपर पहुंच जाता है। ग्रेट। हाँ, और इसमें यही कैरियर की संभावना है। यही कैरियर की संभावना है। और ये इंडस्ट्री क्या है कि बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आने वाले टाइम में जब भारत में सारी चीजें वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट आ जाएगा पूरी तरह, आने वाले 5 से 7 सालों में, तो इस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत वर्कफोर्स की जरूरत है। अच्छा, ये सवाल एक्चुअली मैं पूछना भूल गया कि ये जो नई ई कॉमर्स आ रही है, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है जॉब्स में? नई ई कॉमर्स की वजह से जॉब ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं। जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और भी बहुत सारे वेयर हाउसिंग आ रहे हैं जो पैलेटाइज लोड में और बड़े हाइट पे स्टोरिंग करते हैं। तो इसमें इसका जो बिजनेस है वो बहुत ग्रो करेगा। कम से कम अगले 3 साल में 30 से 40% बिजनेस ग्रोथ करना चाहिए कम से कम, जो अभी प्रेजेंट है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, उनकी सैलरी रेंजेस क्या क्या होती हैं? फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स का तो ऐसा है कि कुछ लोकल लेवल पे लोग 12,000 से इनका शुरू हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी स्किल्ड लेबर की सैलरी होती है वो हर स्टेट में अलग अलग है। कहीं 12,000 है, कहीं 14,000 है। तो इनका वहां से शुरू हो जाता है और ये 25,000 तक जाता है। अच्छा, इस फील्ड में बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहे या कोई फोर्कलिफ्ट खरीद के किराए पे लगाना चाहे, क्या इस तरह के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं? इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इस तरह की बहुत सारी आजकल क्या रेंटल पे ही ज्यादातर लोग जा रहे हैं 60%, क्योंकि उनको क्या है कि ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ये सब चीजों से उनको निजात मिल जाती है। तो वो एक बढ़िया ऑप्शन है।
हाँ, तो चलिए इसके ऊपर जो डिटेल में कभी बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह ये कैसे इसके अंदर कमा सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। इवन इसमें सर्विस इंडस्ट्री में अगर बात करते हैं तो हम सर्विस इंजीनियर्स की बहुत शॉर्टफॉल है, बहुत शॉर्टफॉल है। ओके, ये हर कंपनी में है शॉर्टफॉल, क्योंकि लोग ब्लू कॉलर जॉब में कम आना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी यूनिवर्सिटीज खोली हैं, जैसे विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है पलवल में, पर हम ना इंडस्ट्री उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। वो अंडर यूटिलाइज है। ऐसा नहीं है वर्कफोर्स की कमी है, वर्कफोर्स है, सब तरह का वर्कफोर्स है, पर उसको इंडस्ट्री से लिंक कर दिया जाए तो इसमें बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं, ड्रास्टिक चेंज। ओके, थैंक यू विवेक जी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट फाउंडेशन के चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहें। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।